Hello students, this is Dr. Amit Juneja, lecturer economics, Shahid Balwinder Singh, Government Senior Secondary Smart School, Sabuana, District Fazilka, and I welcome you all in this channel Amit Juneja Economics, and in today's lecture of determination of producer's equilibrium in case of imperfect market situation. क्योंकि हमने अपने कुछ लास्ट लेक्चर्स के अंदर जब भी हमने प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की बात की, हमने ये मान के चला कि देयर इज परफेक्ट कंपटीशन इन द मार्केट, एंड इफ देयर इज परफेक्ट कंपटीशन तो क्या है उस केस के अंदर द प्राइसेस कांस्टेंट, तो प्राइसेस आर डिटरमिन्ड बाय द इंडस्ट्री और वो कांस्टेंट हैं. बट अगर अदर मार्केट सिचुएशन की बात करें, जैसे हमने बात की थी कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेवेन्यू चैप्टर के अंदर कि देयर कैन बी मोनोपोली, देयर कैन बी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जिसके अंदर प्राइसेस फिक्स नहीं होते. जैसे अगर हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की एग्जांपल लें तो हमने कहा था इट्स मेड ऑफ टू वर्ड्स, मोनोपोली एंड कंपटीशन. सो मोनोपोली क्या है? मोनोपोली का मतलब एक ऐसी मार्केट सिचुएशन से है कि जहां पर किसी भी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने वाला या सेल करने वाला एक सिंगल पर्सन है. मतलब जो कमोडिटी वो सेल कर रहा है उसके साथ की कमोडिटी और कोई सेल नहीं कर सकता. तो साथ में क्या है, वो कहता है मोनोपोली तो है बट साथ के साथ क्या है, कंपटीशन भी है. तो कंपटीशन भी है मतलब क्या हुआ भी, जो कमोडिटी आप बना रहे हैं वो कमोडिटी कोई और नहीं बना सकता, देन इट्स योर मोनोपोली. बट जो अदर पीपल हैं वो आपकी कमोडिटी के नियर सब्स्टिट्यूट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं. मतलब जो अदर प्रोड्यूसर्स हैं वो चीज तो नहीं बना सकते जो आप बना रहे हैं, पर ऐसी चीज बना सकते हैं जो आपकी कम्युनिटी की जगह पर यूज हो सकती है. जैसे अगर हम बात करें कोलगेट की तो हम कह सकते हैं कि जो कोलगेट है, कोलगेट वाले की मोनोपोली है कोलगेट पे. अब जो कोलगेट की पेस्ट कोई और तो बना नहीं सकता, तो कोलगेट की मोनोपोली हो गई. बट साथ के साथ अगर हम देखें कि कोलगेट वाले का कंपटीशन भी है, किसके साथ? उसका क्लोजअप के साथ हो सकता है, पेप्सोडेंट के साथ हो सकता है, ऑरल बी के साथ हो सकता है, सेंसोडाइन के साथ हो सकता है, डाबर के साथ हो सकता है, पतंजलि के साथ हो सकता है. तो इनके साथ कंपटीशन भी है. क्यों है? क्योंकि ऑरल बी, सेंसोडाइन, पतंजलि, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, ये क्या है, ये सारी की सारी जो पेस्ट हैं दे कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ कोलगेट. तो अब कोलगेट की मोनोपोली भी है, साथ में कंपटीशन भी है, तो दैट इज कॉल्ड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. सो अगर अब कोलगेट वाला ये चाहता है कि उसने अपनी कम्युनिटी ज्यादा सेल करनी है तो क्या करना पड़ेगा? वो प्राइस कांस्टेंट रख के तो नहीं कर सकता, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी कम्युनिटी का प्राइस जो है वो कम करना पड़ेगा. तो अब अगर हम मोनोपोली की बात करें, मोनोपोली में सिंगल सेलर है. जैसे हमने बात किया था कि पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, उसकी मोनोपोली है क्योंकि उसके साथ की कम्युनिटी देने वाला और कोई नहीं है, इज अ सिंगल सेलर. तो अगर पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, या जिसको हम पीएसपीसीएल कहते हैं, पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अगर वो चाहता है कि लोग ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करें तो क्या करना पड़ेगा, उसको इलेक्ट्रिसिटी के रेट कम करने पड़ेंगे. सो परफेक्ट कंपटीशन की तरह मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर जो प्राइसेस होते हैं वो फिक्स नहीं होते. वो क्या होता है, अगर वो दोनों सेलर either they are of monopolistic competition or they are working under the monopoly, अगर वो चाहते हैं कि लोग उनकी ज्यादा कम्युनिटी परचेस करें तो उनको क्या करना पड़ेगा, अपनी जो कम्युनिटी है उसके प्राइसेस कम करने पड़ेंगे. मतलब अब प्राइस कांस्टेंट नहीं होगा. अगर हम इस सिचुएशन के अंदर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पता लगाना चाहते हैं तो हम कैसे लगा सकते हैं, आज हम इसी बात को लेके चलेंगे. तो क्योंकि हम कह रहे हैं कि मोनोपोली है, चाहे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, वो परफेक्ट कंपटीशन नहीं है, तो हम उसको नाम देंगे इम्परफेक्ट कंपटीशन. इम्परफेक्ट कंपटीशन. इम्परफेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या हुआ कि जब परफेक्ट कंपटीशन नहीं है. अब जब परफेक्ट कंपटीशन नहीं है तो क्या हो सकता है, या तो मोनोपोली हो सकती है या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो सकता है. अब मोनोपोली में भी उसको प्राइस कम करना पड़ेगा क्योंकि अगर वो ज्यादा सेल करना चाहता है. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी उसको प्राइस कम करना पड़ेगा अगर वो ज्यादा सेल करना चाहता है. तो अब इस सिचुएशन के अंदर प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम जो है वो कहां पर आएगा, हम उसकी बात करेंगे. इसके लिए भी हम दो अप्रोचेस यूज करेंगे. फर्स्ट इज द TRTC approach
और सेकंड हम यूज करेंगे MRMC अप्रोच। ठीक है, तो टेबल हम सेम ही रखेंगे, सिर्फ हम टोटल रेवेन्यू को चेंज करने वाले हैं। कैसे? यहां पर सबसे पहले हम लेंगे आउटपुट सोल्ड, आउटपुट कितनी सेल करनी है हम उस चीज को लेने वाले हैं। जैसे हमने पहले लिया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, अब क्योंकि टीआर में चेंज आने वाला है, क्योंकि जब हमने परफेक्ट कंपटीशन में किया था हमने प्राइस को कांस्टेंट ले लिया था। ठीक है, हमने प्राइस को क्या लिया था? कांस्टेंट। अब हमने प्राइस को कांस्टेंट नहीं लेना। क्यों? क्योंकि अगर मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन दोनों चाहते हैं कि उन्होंने ज्यादा यूनिट सेल करने हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो उनको क्या करना पड़ेगा? उनको अपना प्राइस पहले से कम करना पड़ेगा, तभी वो ज्यादा सेल कर पाएंगे। अगर वो प्राइस कम नहीं करते तो वो ज्यादा सेल जो है वो नहीं कर पाएंगे। तो हम इस चीज को मान के चल रहे हैं। तो हम यहाँ पे प्राइस लेने वाले हैं, ताकि हम क्या कर सकें? प्राइस को यूनिट सोल्ड के साथ मल्टीप्लाई करके हम टोटल रेवेन्यू जो है वो कैलकुलेट कर लें। तो हम स्टार्ट करते हैं विद द प्राइस ऑफ 20। मतलब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल कराने वाले हैं। लॉ ऑफ डिमांड मतलब अगर आपने ज्यादा यूनिट सेल करने हैं तो आपको प्राइस जो है वो क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं 20 रुपीज से, मतलब प्राइस जो है वो 20 रुपी का है। 20 रुपी प्राइस के ऊपर जो प्रोड्यूसर है वो 1 यूनिट जो है वो सेल कर रहा है। अब अगर उसने 2 यूनिट करने हैं तो प्राइस कम करना पड़ेगा, तो प्राइस 19 कर लो। ठीक है, 3 यूनिट करने हैं, प्राइस और कम करना पड़ेगा, 18 कर लो। 4 यूनिट करने हैं, प्राइस और कम करना पड़ेगा, 17 कर लीजिए। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूसली प्राइस जो है हम उसको फॉल कराएंगे। 17 के बाद 16 ले लेते हैं, 15 ले लेते हैं, 14 ले लेते हैं, 13 ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं, यहाँ पे 11 ले लेते हैं और यहाँ पे 10 ले लेते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है? प्राइस को कॉन्टिन्यूसली जो है वो फॉल कराना है इफ यू वांट टू सेल मोर यूनिट्स ऑफ आउटपुट। तो पहले 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 एंड 10। ओके, अब यहां से कैलकुलेट होगा टोटल रेवेन्यू। तो हम यहाँ पे टोटल रेवेन्यू जो है उसको कैलकुलेट करने वाले हैं। सो दिस इज योर टीआर। टोटल रेवेन्यू किसके बराबर है? प्राइस इंटू यूनिट सोल्ड, तो 20 इंटू 1 20। ये वैसे भी सिंपल है कि 20 रुपीज की कमोडिटी है और आप सिर्फ एक यूनिट सेल कर रहे हैं, तो आपको टोटल रेवेन्यू कितना मिलेगा? 20। ओके, अब 19 रुपीज का रेट है और आप 2 यूनिट सेल कर रहे हैं, तो कितने मिलेंगे? 38। देन आपको कितने मिलेंगे? 54। देन आपको कितने मिलेंगे? 68। देन आपको कितने मिलेंगे? 80। फिर आपको मिलेंगे 90, फिर आपको मिलेंगे 98, फिर 104, फिर 108, फिर 110 और फिर 110। तो ये बन गया आपका टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट हो गया। अब हमने क्या करना है? अब हमने कैलकुलेट करनी है टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी? टोटल कॉस्ट के लिए हम वही पुराना फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और इन दोनों को ऐड करके टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो ये जो कॉस्ट वाला कॉलम है ये मैं अपने पुराने टेबल वाला ही लेने वाला हूं विदाउट एनी चेंज, क्योंकि आपको सिर्फ जो है टेबल में सिर्फ टोटल रेवेन्यू चेंज करना पड़े, टोटल कॉस्ट हमारी पुरानी काम आ जाए। तो टोटल में उसमें हमने क्या किया था? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमने 10 ले ली थी, तो ये 10 पे फिक्स है, ये 10 पे फिक्स आ गई। डन। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट की बात करें, याद करिए हमने बनाई थी 15, फिर उसके बाद 27। ये कैसे बनाई थी टोटल वेरिएबल कॉस्ट? याद कीजिए, हमने इसको बनाया था मार्जिनल कॉस्ट से। जब हमने कहा था 15 12 10 9 8 7, उसके बाद उल्टा 7 के बाद 8 9 10 12 15, ऐसे किया था। तो बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ पे करने वाले हैं। सो क्या करते हैं? पहले 15, फिर हमने ऐड किया 12, अब हम ऐड करते हैं 10, तो 37। 10 के बाद ऐड करते हैं 9, कितना हो गया? 46। 9 के बाद ऐड करने हैं 8, कितना? 54। इसके बाद करने हैं ऐड 7, तो कितना हो गया? 61। तो क्या हो रहा है? हम यहाँ पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है उसको इंक्रीज कर रहे हैं बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। पहले कितना किया?
15, फिर हमने किया 12, फिर 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7, डिक्रीजिंग रेट पे हो गया। अब इसको इंक्रीजिंग रेट पे करेंगे। अब 8 इंक्रीज कराओ, 8 इंक्रीज कराएंगे 69। अब 9 इंक्रीज कराओ, 9 कराएंगे तो कितना हो जाएगा 78। अब 10 इंक्रीज कराओ, कितना हो जाएगा 88। अब 10 के बाद 12 इंक्रीज कराओ, कितना हो जाएगा 100। अब उसके बाद 15 इंक्रीज कराओ, कितना हो जाएगा 115। तो ये क्या हो गया, ये हमारी पुरानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो बन गई। अब टोटल फिक्स्ड और टोटल वेरिएबल को ऐड कर दो तो क्या बन जाएगी, टोटल कॉस्ट 25, 37, 47, 56, 64, 71, 79, 88, 98, 110 और 125, ये हमारी टोटल कॉस्ट बन गई। अब हमने क्या करना है, अब हमने कैलकुलेट करना है कि आपको प्रॉफिट हो रहे हैं कि लॉस हो रहे हैं। ठीक, तो प्रॉफिट और लॉस अगर आपने पता लगाने हैं तो यहां पे हम लिख लेते हैं प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। ठीक है, तो देखो आपका टोटल रेवेन्यू है 20 और आपकी टोटल कॉस्ट है 25। अब टोटल कॉस्ट ज्यादा है, टोटल रेवेन्यू कम है, तो आपको क्या हो रहा है, आपको लॉस हो रहे हैं। तो लॉस हो रहे हैं तो मैं उसको माइनस में लिखूंगा कि आपको -5 रुपीज के लॉस हो रहे हैं, क्योंकि आपका टोटल रेवेन्यू 20 है और आपकी टोटल कॉस्ट जो है वो 25 है, तो आपको 5 के क्या है, लॉसेस है। उसके बाद टोटल रेवेन्यू है 38, टोटल कॉस्ट है 37, रेवेन्यू मिल रहा है 38, कॉस्ट पड़ रही है 37, तो क्या हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहे हैं कितने के, 1 रुपए के, तो +1 आ गया। देन टोटल रेवेन्यू 54, टोटल कॉस्ट 47, तो प्रॉफिट फिर हो रहे हैं कितने के, 7 के, तो 7 के लिख दो। फिर टोटल रेवेन्यू 68, टोटल कॉस्ट 56, प्रॉफिट हो रहे हैं कितने के, 12 के, तो यहाँ पे 12 आ गया। उसके बाद आपका टोटल रेवेन्यू है 80 और आपकी टोटल कॉस्ट है 64, तो आपको प्रॉफिट हो रहे हैं कितने के, 16 के, तो यहाँ पे लिख दिया। टोटल रेवेन्यू है 90, टोटल कॉस्ट है 71, प्रॉफिट हो रहे हैं कितने के, 19 के, लिख दिया। प्रॉफिट देखिए, टोटल रेवेन्यू 98, टोटल कॉस्ट 79, फिर प्रॉफिट हो रहे हैं 19 के, लिख दिया। फिर टोटल रेवेन्यू 104, टोटल कॉस्ट 88, तो आपको प्रॉफिट हो रहे हैं कितने के, 16 के, लिख दिया। टोटल रेवेन्यू 108, टोटल कॉस्ट 98, प्रॉफिट हो रहे हैं 10 के, लिख दिया। टोटल रेवेन्यू 110, टोटल कॉस्ट 110, कॉस्ट एंड रेवेन्यू इक्वल, तो मतलब प्रॉफिट कितने, 0। टोटल रेवेन्यू 110, टोटल कॉस्ट 125, क्या हो रहे हैं, लॉस हो रहे हैं कितने के, 15 के, सो यहाँ पे हमने -15 जो है वो लिख दिया। ठीक हो गया, यहां तक बात क्लियर। अब अगर ध्यान से देखें, अब हमने क्या करना है, हमने TRTC अप्रोच जो है उसके थ्रू ये देखना है कि आपके प्रॉफिट जो है वो कहां पर मैक्सिमम है। तो देखो, तो आपने प्रॉफिट वाला कॉलम चेक करना है जहां पे आपको मैक्सिमम नजर आते हो, -5, 1, 7, 12, 16, 19, 19, 16, 10, 0 एंड 15 माइनस में, तो मैक्सिमम कहां पे है, 19 पे। तो 19 तो आपको 2 बार नजर आ रहा है। जब आप 6 यूनिट सेल कर रहे हैं तब भी आपको 19 नजर आ रहा है, और आप जब 7 यूनिट सेल कर रहे हैं फिर भी आपको 19 नजर आ रहा है। तो आपके इक्विलिब्रियम कहां पे होगा, 6 पे के 7 पे। अब आ जाओ, जब हमने लास्ट में डिस्कस किया था, जब हमने इसी चीज को परफेक्ट कंपटीशन में डिस्कस किया था, वहां पर भी हमें 9 यूनिट्स पर भी 10 के प्रॉफिट थे, हमें 10 यूनिट्स पर भी 10 के प्रॉफिट थे। तो हमने कहा था हम 10 यूनिट सेल करेंगे। क्यों, क्योंकि एक फर्म जो है उसके दोनों ऑब्जेक्टिव पूरे हो रहे हैं। एक फर्म चाहती है कि उसकी जो सेल है वो मैक्सिमम हो, वो भी हो जाएगी, उसके प्रॉफिट मैक्सिमम हो, वो भी हो जाएंगे। वो कहती है अगर मैं 6 यूनिट सेल करती हूँ तो मुझे 19 के प्रॉफिट होता है, 7 यूनिट सेल करती हूँ तो भी 19 के प्रॉफिट होता है। मतलब प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, वो 19 के 19 ही रहे, साथ के साथ क्या होगा, उसके 7 यूनिट भी सेल हो जाएंगे। सो द फर्म विल चूज 7 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। तो यहाँ पर क्या होगा, उसके जो प्रॉफिट होंगे वो क्या होंगे, वो मैक्सिमम होंगे। तो वो हम कहेंगे कि इक्विलिब्रियम कब आएगा, जब फर्म जो है वो कितने यूनिट सेल करेगी, वो हमेशा अपने 7 यूनिट्स जो हैं उनको वो सेल करेगी। तो विद द हेल्प ऑफ TRTC अप्रोच क्या हुआ, जो उसका इक्विलिब्रियम आया, वो इक्विलिब्रियम कहां पर आएगा, 7 यूनिट्स ऑफ आउटपुट पे आ जाएगा। वैसे भी अगर हम देखें कि अब देखो, जब उसने 5 यूनिट सेल किए थे तो उसको प्रॉफिट हुए थे 16 के,
जब उसने 6 किए तो उसको हुए 19 के, तो इसका मतलब ये तो पक्का है कि वो 5 तो सेल नहीं करेगी, वो तो 6 ही करेगी। ठीक होगा। अब क्या होगा, जब उसने 7 यूनिट किए उसको फिर 19 के हुए, उसको लगा कि 6 किए थे तो भी 19 के थे, 7 करें तो भी 19 के हैं, तो प्रॉफिट तो मेरे कम नहीं हुए, तो 7 ही करो। फिर उसने क्या किया, 8 यूनिट सेल करके देखा, जब उसने 8 यूनिट किया उसके प्रॉफिट हो गए 16 के, वो कहेगी नहीं अब 8 यूनिट पे अगर मेरे प्रॉफिट कम हो रहे हैं और 16 के हो रहे हैं तो मुझे 8 यूनिट सेल करने की क्या जरूरत है, तो मुझे वापस जाना चाहिए। तो फर्म क्या करेगी, 8 यूनिट से वापस जाएगी। अब वापस जाएगी तो उसके बाद दो ऑप्शंस हैं, या तो वो 7 पे जा सकती है या वो 6 पे जा सकती है, क्योंकि अगर वो 8 से 7 पे जाती है तो भी उसके प्रॉफिट 19 है, अगर वो 8 से 6 पे जाती है तो भी 19 है, तो फिर वो 8 से 7 पे जाएगी ना, वो 8 से 6 पे थोड़ी जाएगी। सो इसलिए जो इक्विलिब्रियम आएगा वो आएगा जब फर्म जो है वो 7 यूनिट्स ऑफ आउटपुट जो है वो सेल कर रही होगी। सो इक्विलिब्रियम विल बी एट द 7th यूनिट। अगर हम इसको क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, क्रॉस चेक करने के लिए हमारे पास एक मेथड है जिसको हम नाम दे सकते हैं MRMC अप्रोच। अब उसमें मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि अगर आप TRTC अप्रोच यूज करते हैं तो वहां पर भी इक्विलिब्रियम उसी पॉइंट पे आएगा जहां पर आपका MRMC से आएगा। MRMC और TRTC अप्रोच जो मर्जी यूज कर लीजिए, जो आपके प्रॉफिट हैं वो एक ही पॉइंट पर मैक्सिमम होंगे। तो इसका मतलब अगर आप इसको क्रॉस चेक करना चाहते हैं कि 6 पे आ रहा है कि 7 पे आ रहा है, तो आप इसको MRMC से यूज कर सकते हैं। अब कैसे, अब मैं क्या करता हूं, इसी टेबल से MR और इसी टेबल से MC हम ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, अब MR क्या है, MR है चेंज इन टोटल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू इज द चेंज इन टोटल रेवेन्यू। तो हम क्या करते हैं, टोटल रेवेन्यू में चेंज ढूंढते हैं। तो टोटल रेवेन्यू वाला कॉलम जो है वो आप देख लीजिए। तो टोटल रेवेन्यू का कॉलम जो है पहले कितना है 20, तो MR कितना हो जाएगा 20। फिर कितना है 38, तो पहले 20 था अभी 38 है, तो कितने का चेंज आया 18 का, तो MR आ गया आपका 18। फिर 38 से हुआ 54, तो कितने का चेंज आया 16 का, सो MR हो गया आपका 16। फिर 54 से हुआ 68, कितने का चेंज आया 14 का, योर MR इज 14। 68 से हुआ 80, कितने का चेंज आया 12 का, सो आपका MR हो गया 12। 80 से हुआ 90, कितने का चेंज आया 10 का, योर MR इज 10। 90 से हुआ 98, कितने का चेंज आया 8 का, योर MR इज 8। 98 से हुआ 104, कितने का चेंज आया 6 का, योर MR इज 6। 104 से 108, कितने का चेंज आया 4 का, योर MR इज 4। 108 to 110, कितने का चेंज आया 2 का, योर MR इज 2। 110 का 110 ही रहा, क्या कुछ चेंज आया नहीं आया, योर MR इज 0। तो ये बन गया आपका मार्जिनल रेवेन्यू। और ये प्रूफ हुआ कि जब क्या हो रहा है आपका एवरेज रेवेन्यू, क्योंकि प्राइस और एवरेज रेवेन्यू एक ही चीज होता है, जब आपका AR फॉल करता है तो MR भी फॉल करता है। ये हमने कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू के अंदर जो है बहुत डिटेल में पढ़ा था कि इफ AR इज फॉलिंग MR लाइज बिलो द AR। जब एवरेज रेवेन्यू कम होगा मार्जिनल रेवेन्यू भी कम होगा और उसके नीचे होगा। तो चेक कीजिए दोनों स्टार्टिंग में 20 है, उसके बाद वो 20 से 19 हो रहा है और वो 20 से 18 हो रहा है। फिर 19 से 18 हुआ, वो 18 से 16 हुआ, मतलब ये भी कम हो रहा है वो भी कम हो रहा है, पर वो जो है वो थोड़ा ज्यादा कम हो रहा है। तो क्या हो रहा है, हमने ये भी बात की थी कि जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो जीरो हो सकता है, पर एवरेज रेवेन्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू और प्राइस एक ही चीज होते हैं, तो प्राइस कभी भी जीरो नहीं होता। और जिन चीजों का प्राइस जीरो होता है वो नॉन इकोनॉमिक गुड्स होती हैं और उनको हम इकोनॉमिक्स में कंसिडर नहीं करते। अगर मैं थोड़ा इसको और आगे लेके जाता तो मार्जिनल नेगेटिव भी हो जाना था, तो मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव भी हो सकता है, पर एवरेज रेवेन्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, अभी हमने बात की कि एवरेज रेवेन्यू और प्राइस एक ही चीज होते हैं। अब प्राइस तो कभी नेगेटिव होता नहीं, ये तो होता नहीं कि शॉपकीपर आपको गुड्स भी देगा और साथ के साथ आपको पैसे भी देगा, तो ऐसा तो होना नहीं है। तो AR हमेशा पॉजिटिव रहेगा बिकॉज AR इज द प्राइस। तो AR से हमने क्या किया TR निकाला, TR से हमने
MR निकाल लिया। अब हमने निकाली है मार्जिनल कॉस्ट। अब मार्जिनल कॉस्ट क्या है? मार्जिनल कॉस्ट इज द चेंज इन टोटल कॉस्ट, है ना। अब ये पड़ी आपकी टोटल कॉस्ट, ठीक है। अब हमने कहा था कि मार्जिनल कॉस्ट जो होती है वो हमेशा वेरिएबल कॉस्ट होती है। मतलब अब अगर आप चाहें तो जो मार्जिनल कॉस्ट है उसको आप टोटल कॉस्ट से भी निकाल सकते हैं और उसको टोटल वेरिएबल कॉस्ट से भी निकाल सकते हैं, एक ही बात है। तो यहाँ पे 15 है तो हम यहाँ पे 15 ले लेते हैं। पहले 15 थी, अभी 27 है, तो कितने का चेंज आया? 12 का। तो ये मार्जिनल कॉस्ट इज 12। उसके बाद 27 से हुआ 37, 27 से 37 कितने का चेंज आया? 10 का। सो ये मार्जिनल कॉस्ट इज 10। 37 से 46 कितने का चेंज आया? 9 का। योर मार्जिनल कॉस्ट इज 9। 46 से हुआ यहाँ पे जाके आपका 654, 46 से 54 कितने का चेंज आया? 8 का। योर मार्जिनल कॉस्ट इज 8। 54 से 61 कितने का चेंज आया? 7 का। योर मार्जिनल कॉस्ट इज 7। 61 से 69 कितने का चेंज आया? 8 का। योर मार्जिनल कॉस्ट इज 8। 69 से 78 कितने का चेंज आया? 9 का। योर मार्जिनल कॉस्ट इज 9। 78 टू 88 कितने का चेंज आया? 10 का। योर मार्जिनल कॉस्ट इज 10। 88 टू 100 कितने का चेंज आया? 12 का। योर मार्जिनल कॉस्ट इज 12। 100 से 115 तो कितने का चेंज आया? 15 का। योर मार्जिनल कॉस्ट इज 15। चेक करो, ये पुराने वाली जो हमने MRMC अप्रोच इन परफेक्ट कंपटीशन की थी, ये सेम आपकी मार्जिनल कॉस्ट जो है वो फिर से बन गई। यहाँ पे देखो 15, 12, 10, 9, 8, 7, उसके बाद उल्टा 8, 9, 10, 12 एंड 15। बिल्कुल मैंने एज इट इज बना दी विदाउट एनी चेंज। मतलब जब आपने परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम दिखाना है और आपने इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम दिखाना है, दोनों के अंदर ये ध्यान रखिएगा कि जो कॉस्ट वाले कॉलम हैं वो आप सेम रखें, नहीं तो आपको अलग अलग वैल्यूज जो हैं वो याद रखनी पड़ेंगी। एक ही वैल्यू से आपका काम चल जाएगा। तो पहले मार्जिनल कॉस्ट याद रख लीजिएगा कि पहले आपको क्या करना है? मार्जिनल कॉस्ट को फॉल कराना है। फॉल क्यों कराना है? क्योंकि प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर हमें इंक्रीजिंग रिटर्न मिलते हैं। अगर वहां पर इंक्रीजिंग रिटर्न मिलते हैं तो कॉस्ट क्या करेगी? फॉल करेगी। तो पहले कॉस्ट को फॉल कराइए। 15, 12, 10, 8, 9, 8, 7 यहां तक अपने मिनिमम पॉइंट पे पहुंचाइए। मिनिमम पॉइंट पे पहुंचा के फिर क्या करो? उसको राइज करा दो। वहां पे क्या होगा? 7 के बाद 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और जो आपकी मार्जिनल कॉस्ट की कर्व है वो यू शेप्ड बन जाएगी। मतलब पहले क्या हो रहा है? कम हो रही है। देखो 15, 12, 10, 9, 8 और ये आ गया 7। 7 पे मिनिमम पॉइंट आ गया। मिनिमम पॉइंट पर फिर से राइज करेगी 8, 9, 10, 12, 15। तो आपकी यू शेप्ड जो है वो बन जाएगी। सो दिस इज योर MR, दिस इज योर MC। अब MRMC अप्रोच के अकॉर्डिंगली इक्विलिब्रियम कहां पे आएगा? जहां पे MR इज इक्वल टू MC। चेक करो MRMC कहां पे बराबर है? यहाँ पे 20 है, 15 है, 18 है, 12 है, 16 है, 10 है, 14 है, 9 है, 12 है, 8 है, 10 है, 7 है, 8 है, 8 है। अब यहाँ पर जो है वो क्या हो गया? इक्वल आ गया। क्योंकि उसके बाद देखो 6, 9, 4, 10, 2, 12, 0, 15। सिर्फ एक ही पॉइंट है जहां पर क्या हो रहा है? MR और MC जो है वो क्या हो रहे हैं? बराबर हो रहे हैं। तो MR MC कहां पे बराबर है? वो 7th यूनिट पे बराबर है, वो 6th यूनिट पे बराबर नहीं है। इसलिए आपको अगर 6 और 7 दोनों में से चूज करना पड़े तो आप कौन सा चूज करेंगे? यू विल ऑलवेज चूज द 7th पॉइंट जहां पर प्रॉफिट जो है वो कितने के हैं? 19 के हैं, विच आर मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू TRTC अप्रोच। और उसी पॉइंट पे क्या हो रहा है? MR इज इक्वल टू MC है। तो एक तो ये हो गया कि अब इस पॉइंट पे MR इक्वल टू MC आ गया। अब सेकंड कंडीशन भी चेक करो कि MR MC इक्वल तो है, पर क्या MC राइज कर रही है? तो MC चेक करो राइज कर रही है। तो 7 के बाद देखो 8 हो गई, तो MC ने राइज करना भी शुरू कर दिया। तो दोनों कंडीशन पूरी हो गई। सो इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर अगर हम TRTC अप्रोच यूज करें या हम MRMC अप्रोच यूज करें, हमारा जो इक्विलिब्रियम आएगा वो सेम पॉइंट पे आएगा, उसमें किसी तरह के चेंजेस जो है वो नहीं आएंगे। ठीक हो गया। अब अगर आप चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं? डायग्रामेटिकली दिखा सकते हैं। तो डायग्रामेटिकली अगर आपने दिखाना है तो कैसे बनाएंगे? तो आप पहले जो कर्व बनाएंगे, एक डायग्राम बनाइए। डायग्राम में आप आगे 2 डायग्राम बनाइए।
एक जो ऊपर बनाइए, एक नीचे बनाइए। जैसे हमने टीआरटीसी अप्रोच किया था इन केस ऑफ प्रॉफिट कंपटीशन। ऊपर वाले में हमने क्या किया, टीआरटीसी बनाया, नीचे में क्या किए, प्रॉफिट दिखाए। तो एक डायग्राम बनाइए टीआर और टीसी की, ऊपर बनेगी, उसके बिल्कुल नीचे जो डायग्राम बनेगी वो प्रॉफिट्स की बनेगी। ठीक हो गया। अगली जो डायग्राम बनेगी वो बनेगी एमआर एमसी की। तो क्या करें, वहां पे एक एमआर की कर्व बनाइए, एक एमसी की कर्व बनाइए। तो एमआर एमसी बराबर हो जाएंगे, तो वहां पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम जो है वो आ जाएगा। कैसे, मैं आपको यहाँ पे वो डायग्राम जो है वो बना के दिखाने वाला हूं इन केस ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन। पर जो मैं डायग्राम बनाने वाला हूं वो बनाने वाला हूं बिना पॉइंट्स के, क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जाम के अंदर हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम पॉइंट्स लेकर डायग्राम बना सकें। तो आपके लिए होमवर्क ये है कि आप ये टेबल यूज करेंगे और पॉइंट्स लेके डायग्राम बनाएंगे। मैं बिना पॉइंट्स के बनाऊंगा। तो कैसे, पहले हम डायग्राम बनाते हैं टीआर टीसी अप्रोच की। तो आपने क्या करना है, आपने दो डायग्राम बनानी है। दो डायग्राम कैसे, यहां पर आप सबसे पहले लिखेंगे यूनिट्स सोल्ड, और इधर वाई एक्सिस पे आप दो चीजें लेंगे, ए आप लेंगे टीआर और एक लेंगे टीसी। इसके बिल्कुल नीचे पैरेलल, ठीक है, पैरेलल आप एक और डायग्राम बनाएंगे। यहां पर आएगा यूनिट्स सोल्ड और यहां पर आएंगी दो चीजें, क्योंकि आपको प्रॉफिट भी हो सकते हैं और आपको लॉस भी हो सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से, अब अगर हमने परफेक्ट कंपटीशन के अंदर टीआर कर्व बनाई थी तो बनी थी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। क्यों, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो मार्जिनल रेवेन्यू होता है वो कांस्टेंट होता है। क्यों होता है, क्योंकि एआर कांस्टेंट होता है। एआर कांस्टेंट है तो एमआर भी कांस्टेंट होगा। अगर एमआर कांस्टेंट है इसका मतलब ये होगा कि टोटल रेवेन्यू में एक कांस्टेंट रेट पर चेंज आ रहा है। बिकॉज व्हाट इज एमआर, एमआर इज द चेंज इन टीआर। तो मैं कहता हूं कि एमआर इज कांस्टेंट, इट मींस हर बार टोटल रेवेन्यू में कांस्टेंट रेट पर चेंज आएगा, तो जो टोटल रेवेन्यू की कर्व है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी। पर अगर हम इम्परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं, यहां पर तो एमआर कांस्टेंट नहीं है। अभी हमने कैलकुलेट किया पीछे टेबल में, एमआर फॉल कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल रेवेन्यू में इंक्रीज होगा बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। कैसे, अभी हमने देखा कि एआर क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है। एवरेज रेवेन्यू फॉल कर रहा था ना, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 10 ऐसे करा, उससे एमआर भी फॉल किया। तो इसलिए जो टोटल रेवेन्यू की कर्व है, पहली बात तो ये कि वो पॉइंट ऑफ ओरिजिन से स्टार्ट होगी। अगर आपने कोई यूनिट सेल नहीं किया तो आपको कोई टोटल रेवेन्यू नहीं मिलने वाला, योर टोटल रेवेन्यू इज जीरो। सो उसके बाद क्या होगा, इसको स्ट्रेट लाइन मत बनाइएगा, इसको क्या करना है, इसको डिक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज कराना है। इंक्रीज कराना है बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। तो डिक्रीजिंग रेट कैसे होती है, ऐसे, ये जा रही है आपकी टोटल रेवेन्यू की कर्व, यहां पर मैक्सिमम पहुंची। ठीक है, मैक्सिमम के बाद क्या करना है, इसको फॉल करा देना। सो दिस इज योर टोटल रेवेन्यू कर्व। डन। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, बनाएंगे टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट में क्या होगा, अब टोटल कॉस्ट में फिक्स्ड कॉस्ट तो लेनी है ना। तो इसका मतलब टोटल कॉस्ट कर्व जो है वो पॉइंट ऑफ ओरिजिन से नहीं शुरू होगी, वो थोड़ा ऊपर से शुरू होगी, यहां से। ये क्या है, ये आपकी टोटल कॉस्ट कर्व है। और ये जो मैंने लिया ये क्या है, ये आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है, जो जीरो आउटपुट भी आपको बियर करनी ही पड़ेगी। ठीक है, सो ये अब टोटल कॉस्ट कैसे होती है, पहले होती है डिक्रीजिंग रेट पर, बाद में इंक्रीजिंग पे। तो पहले तो डिक्रीजिंग, ये देखो डिक्रीजिंग, बाद में क्या कर दिया, ये इंक्रीजिंग कर दिया। तो ये बन गया आपकी टोटल कॉस्ट की कर्व। जब आप पॉइंट्स लेके बनाएंगे एज इट इज ऐसे ही बनेगी। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए कि अगर आप ये ए पॉइंट चेक करें, यहां पर ये ए पॉइंट है और ये यहां पे बी पॉइंट है। ए पॉइंट पे टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट बराबर है, तो टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट जहां पे बराबर है उसको बिल्कुल नीचे ले आओ। उसके बाद बी पॉइंट पर भी टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट बराबर है, तो इसको भी नीचे ले आओ। तो ये आ गया आपकी आउटपुट Q, ये आ गई आपकी Q1। तो इधर वैसे ही Q और ये आ गई Q1। अब देखो ए पॉइंट पे टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट बराबर है, मतलब जितना रेवेन्यू उतनी कॉस्ट, मतलब रेवेन्यू जितना मिला उतनी कॉस्ट पड़ गई। तो प्रॉफिट कितने, जीरो। तो यहाँ पे प्रॉफिट नीचे जीरो ले लेना। यहाँ पर बी पॉइंट पर भी टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट बराबर है, तो मतलब यहाँ पर भी प्रॉफिट कितने, जीरो। तो यहाँ पर भी जीरो ले लेना। देखिए, उसके बाद ये गैप देखो, ये जो ब्लैक कलर की लाइन है, दिस शोज योर टोटल रेवेन्यू,
और ये जो रेड कलर की लाइन है दिस शोज योर टोटल कॉस्ट। अब रेवेन्यू ऊपर है कॉस्ट नीचे है, मतलब रेवेन्यू ज्यादा कॉस्ट कम, मतलब ये जो गैप आपको ये नजर आ रहा है दिस इज व्हाट, दिस इज योर प्रॉफिट्स। तो ये देखो ये गैप सबसे ज्यादा कहां पे है, तो मेरे अकॉर्डिंगली सबसे ज्यादा गैप मुझे यहां पे नजर आ रहा है ये वाला। इसको मैं सी बोल देता हूं और इसको मैं डी बोल देता हूं। अब यहां पे गैप सबसे ज्यादा है, जहां पे आपका गैप सबसे ज्यादा हो वहां पर भी नीचे आ जाइएगा। ठीक है, तो यहां पे हम ले लेते हैं Q2। तो क्या करना है आपने, अब आपने स्केल लेना है, स्केल लेके आपने गैप मेजर करना है, ये गैप कितना है, क्योंकि ये को गैप जो है वो क्या चल रहा है, ये जो गैप है सी और डी ये है टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट। सो द गैप बिटवीन और द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट इज व्हाट, इट्स योर प्रॉफिट। तो आप इसको कैलकुलेट करिएगा कि ये सी डी कितना है, तो ये सी डी जितना है वो आपका प्रॉफिट है। तो अगर मैं इधर से ऐसे हिसाब लगा के नीचे ले आऊं तो मेरा पॉइंट आ गया यहां पर जाके। सो ये क्योंकि नीचे मैं प्रॉफिट की कर्व बना रहा हूं तो जितना ये गैप मैक्सिमम है उतना ही आपकी कर्व यहां पे होनी चाहिए। अब क्या करना है, ए पॉइंट से पहले देखिए कॉस्ट ज्यादा है रेवेन्यू कम है तो लॉस है। सो ये आ गए आपके लॉस। अब ये आपके लॉस की कर्व जा रही है गई, क्यू पॉइंट पे रेवेन्यू और कॉस्ट इक्वल हो गए तो प्रॉफिट जीरो। अब बी पॉइंट के बाद देखूं, बी पॉइंट के बाद रेवेन्यू नीचे रह गया कॉस्ट ऊपर निकल गई तो फिर से लॉसेस। ठीक, अब सी और डी पे प्रॉफिट मैक्सिमम ये, तो अब क्या करना है, ये जो क्यू पॉइंट है इसको इधर से मिला देना और इसको इधर से मिला देना, तो ये बन जाएगी आपकी प्रॉफिट की कर्व। समझ लगी? तो प्रॉफिट कर्व कैसे बनानी है, आपने 3 पॉइंट कोट करने हैं। फर्स्ट पॉइंट पे आपने टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट जहां पे इक्वल है वहां पे प्रॉफिट जीरो, फिर अगेन टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट इक्वल है प्रॉफिट जीरो। अब जहां पे प्रॉफिट जीरो है उससे पहले देखो कॉस्ट ज्यादा रेवेन्यू कम तो क्या होगा, लॉस। तो लॉस होंगे तो आपने नेगेटिव सेगमेंट में जाना है। अब यहां पर अगर आप ओरिजिन पॉइंट पे देखें तो ओरिजिन पॉइंट पे आपका टोटल रेवेन्यू जीरो है और ये आपकी टोटल कॉस्ट है, तो जितना ये गैप लिया है, अब देखो आपका रेवेन्यू जीरो, आपको कोई इनकम नहीं हो रही पर आपको कॉस्ट इतनी पड़ रही है, तो ये क्या है, ये आपके लॉस ही है। तो स्केल लेके इसको मेजर कर लीजिएगा कि जितने ये होंगे उतना ये नीचे आना चाहिए। इट मींस दिस सेगमेंट, दिस जो मैंने अभी इसको बोल्ड किया, एंड दिस सेगमेंट शुड बी इक्वल क्योंकि ये आपके लॉस होंगे। उसके बाद यहां पर जाके आपने अपने प्रॉफिट जीरो दिखा देने हैं, फिर यहां पर भी प्रॉफिट जीरो दिखा देने हैं, उसके बाद रेवेन्यू नीचे रह गया कॉस्ट ऊपर चलेगी उसके बाद भी लॉस दिखा देने हैं। फिर क्या करना, ये जो रेवेन्यू और कॉस्ट की कर्व है, ठीक है, इसमें गैप देखना सबसे मैक्सिमम लेवल पे कहां पे आ रहा है। ठीक, तो मुझे लगा कि यहां पे गैप जो है मैक्सिमम है, तो जहां पे आपको मैक्सिमम गैप नजर आए तो उसी के बिल्कुल नीचे आ जाइएगा, इसको स्केल से मेजर कर लीजिएगा, उतने ही सेंटीमीटर का ये ले लीजिएगा और उस पॉइंट पे आपकी प्रॉफिट की कर्व जो है वो क्या होनी चाहिए, हाईएस्ट होनी चाहिए। क्यों, द गैप बिटवीन दिस इज प्रॉफिट और वो मैक्सिमम है, इट मींस आपकी प्रॉफिट कर्व अपने मैक्सिमम पॉइंट पे होनी चाहिए। तो एक मैक्सिमम पॉइंट अपने प्रॉफिट का यहां पे लगा लीजिएगा, लगा लिया। उसके बाद क्या करिएगा, ये जीरो वाला पॉइंट, ये जीरो वाला पॉइंट, इसको ऐसे मिला दीजिएगा, तो ये क्या है, ये आपकी प्रॉफिट की कर्व है। तो प्रॉफिट आपके मैक्सिमम कहां पे है, जब आप Q2 यूनिट ऑफ आउटपुट जो है वो सेल कर रहे हैं। सो क्या होगा, ये आपके प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम होगा इन केस ऑफ MR and MC approach and TRTC approach in case of imperfect competition। जैसे हमने ये बनाई जिसको हमने नाम दिया TRTC, वैसे ही आप क्या कर सकते हैं, MR MC भी बना सकते हैं। अब इसमें जो MR MC होंगे वो कैसे होंगे, अगर हमने अभी देखा तो उसमें क्या हो रहा है, अगर हम MR और MC की कर्व अगर आप पॉइंट्स लेके बनाएंगे तो कैसे बनेगा, यहां पे अब आप क्या कीजिएगा, यहां पे आप दो चीजें लीजिएगा, रेवेन्यू और साथ में लीजिएगा कॉस्ट, वाई एक्सिस हो गया। यहां पे आप लीजिएगा यूनिट्स सोल्ड, अब उसमें AR जो है वो फॉल कर रहा है, सो दिस इज योर AR। उसमें AR फॉल कर रहा है तो साथ के साथ क्या हो रहा है, MR भी फॉल कर रहा है और ये बन गया आपका MR। तो अगर आप पॉइंट्स लेके बनाएंगे तो आपके AR और MR जो है वो कुछ इस तरह से बनेंगे जैसे मैंने आपको ये बना के दिखाई। ठीक होगा, ये आपके AR MR बन जाएंगे। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, एक मार्जिनल कॉस्ट की कर्व बनाइएगा, तो ये मार्जिनल कॉस्ट की कर्व कुछ इस तरह से बन जाएगी। फिर वही कंडीशन सेम रहेगी, वेयर MR इज इक्वल टू MC, सो दिस इज योर MR, दिस इज योर MC, सो MR MC आ गए ये E पॉइंट पे इक्वल आ गए।
ई पॉइंट पे इक्वालिटी से क्या होगा, ये आपको मिल जाएगी आउटपुट का लेवल, क्योंकि मैंने कहा था जहां पे एम आर और एम सी इक्वल होते हैं वहां पे आपको क्या मिलता है, वहां पे आपको ये पता लगता है आपने कितनी आउटपुट सेल करनी है, तो आपको आउटपुट मिल गई क्यू। अगर आपको ये पता लगाना है कि जब आप क्यू आउटपुट सेल करते हैं आपको प्राइस कितना मिलेगा, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में तो प्राइस का चक्कर ही नहीं होता, वो तो फिक्स होता है, पर इसमें प्राइस फिक्स नहीं है और वो फॉल कर रहा है, दैट्स व्हाई एआर इज फॉलिंग। अगर आपको प्राइस का पता लगाना है तो ये जो क्यू वाली है इसको क्या कीजिएगा, इसी लाइन को एवरेज रेवेन्यू वाली लाइन के ऊपर ले जाइएगा, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू और प्राइस जो है वो सेम होते हैं, तो ये चलेगी एवरेज रेवेन्यू पे यहां पे, और उसके अकॉर्डिंगली आपको प्राइस जो है वो पता लग जाएगा कि आप जब OQ आउटपुट सेल करेंगे तो आपको प्राइस कितना मिलेगा, प्राइस मिलेगा OP। तो यहाँ पे आप MR MC के अकॉर्डिंगली इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। तो ये डायग्राम जो है वो आप पॉइंट्स लेके भी बना सकते हैं और आप सीधा भी बना सकते हैं। सो दिस इज योर TRTC अप्रोच, MR MC अप्रोच इन केस ऑफ इम्परफेक्ट competition. So this is all about for today. We'll meet again in the next lecture. Till then, it's goodbye from my side. Thank you very much and all the best.